आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे स्रोत पर बात करने वाले हैं जो भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के संक्षिप्त लेकिन बेहद प्रभावशाली जीवन का वर्णन करता है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम की नहीं है, बल्कि ये उस अदम्य साहस की है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। चलिए देखते हैं कि कैसे एक युवा इतनी कम उम्र में देशभक्ति का एक अमर प्रतीक बन गया। चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। 23 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, 23 साल की उम्र। आमतौर पर इस उम्र में हम अपने करियर या भविष्य की शुरुआत कर रहे होते हैं, है ना? लेकिन दरअसल ये वो सटीक उम्र थी जब भगत सिंह बिल्कुल शांत मन से, बिना किसी खौफ के फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब इतना साहस आना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अब इस सफर पर एक नजर डालते हैं। 1907 में ब्रिटिश राज में उनका जन्म हुआ और 1931 में शहादत। ये 24 साल से भी कम का समय है। लेकिन देखिए कि कैसे एक आम युवा दर्शक से एक महान क्रांतिकारी नेता बनने का उनका सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1919 का जलियांवाला बाग, 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला, 1929 का असेंबली धमाका और अंततः 1931 का वो सर्वोच्च बलिदान। बहुत ही कम समय, लेकिन इसका असर बिल्कुल हमेशा के लिए। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो कौन सी घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया? स्रोत हमें बताता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें किस तरह सशस्त्र विद्रोह के मार्ग पर चलने के लिए गहराई से प्रेरित किया। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तब उन्होंने उस जगह का दौरा किया था। 12 साल के बच्चे के लिए उस खौफनाक मंजर को देखना, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके मन पर क्या गुजरी होगी। यहीं से उनके विचारों को एक ठोस और अटूट आकार मिला। और यहाँ हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके विचार कैसे बदले। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध के तरीकों को पूरी तरह से नकार दिया। इसके बजाय उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़कर एक कट्टरपंथी और सशस्त्र प्रतिरोध का रास्ता चुना। उनका मानना बिल्कुल साफ था, आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बस मांग लें, इसे तो लड़कर ही लेना होगा। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। 1928 में जब एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला लिया। उन्होंने सिर्फ शोक मनाने के बजाय सशस्त्र क्रांति के रास्ते पर चलते हुए एक बहुत ही सुनियोजित अभियान को अंजाम दिया। ये उनके सशस्त्र प्रतिरोध की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा, सच कहूं तो एक बहुत ही निर्णायक कदम था। फिर आता है साल 1929, जब अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में धमाका किया। अपने एक साथी के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली की असेंबली में बम फेंके। लेकिन, और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, वे बम किसी की जान लेने के लिए बिल्कुल नहीं थे। वो पूरी तरह से गैर घातक थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, धमाके के बाद भी वहां से भागे नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जानबूझकर वहीं रुकने और गिरफ्तार होने का फैसला किया। तो यहाँ असली बात क्या है? गिरफ्तार होना उनकी कोई गलती या मजबूरी नहीं थी, बल्कि मेरा मतलब है यही तो उनका असली प्लान था। भगत सिंह जी का लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। उनके लिए अदालत का कमरा कोई सजा काटने की जगह नहीं थी, बल्कि वो एक मंच था, एक ऐसा स्टेज जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी क्रांतिकारी सोच को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते थे, पूरे सोए हुए राष्ट्र को जगाना चाहते थे। अब हम सोच सकते हैं कि जेल जाने के बाद तो सब शांत हो गया होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सलाखों के पीछे भी उनका संघर्ष और प्रतिरोध लगातार जारी रहा। उन्होंने जेल में चुपचाप दिन नहीं काटे, बल्कि अंदर से भी ब्रिटिश प्रशासन की नींद उड़ाए रखी। उनका जज्बा वहां भी बिल्कुल कम नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं कि जेल के अंदर हुआ क्या। उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर अपना संघर्ष जारी रखा। भारतीय कैदियों के लिए समान अधिकारों की मांग की। वो जानते थे कि लंबी भूख हड़ताल का नतीजा क्या हो सकता है, लेकिन उनके साथी क्रांतिकारी सुखदेव और राजगुरु भी उनके साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इन तीनों का अटूट विश्वास और अंततः एक ही नियति। अब हम उस पल की ओर आते हैं जो सर्वोच्च बलिदान और अमरता का प्रतीक है। स्रोत से हमें एक ऐसा विवरण मिलता है जो सच में हैरान कर देता है। कहा जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब भी भगत सिंह बहुत ही शांति से एक किताब पढ़ रहे थे। जरा सोचिए, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस खौफनाक स्थिति में भी उनका दिमाग पूरी तरह से स्वतंत्र और हर तरह के डर से मुक्त था। और फिर आया वो दिन, 23 मार्च 1931।
अंततः मात्र 23 वर्ष की आयु में वे राजगुरु और सुखदेव के साथ निडर होकर फांसी के फंदे पर झूल गए। फांसी की ओर कदम बढ़ाते हुए उनके चेहरों पर या मन में खौफ का एक कतरा तक नहीं था। वे तीनों बिल्कुल शांत, निडर और अपने फैसले पर अडिग थे। और अब जो बात सामने आती है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। उन्होंने मौत को कभी भी अपना अंत नहीं माना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश के रूप में देखा। उनका ये सर्वोच्च बलिदान आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए देशभक्ति और साहस का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उनका मकसद था आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना, और हम सब जानते हैं कि वो इसमें कितने सफल रहे। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, एक सवाल हम सबके जहन में जरूर आता है, कैसे 23 साल की उम्र में दिया गया वो एक अकेला बलिदान आज भी करोड़ों लोगों के लिए स्वतंत्रता और असली साहस के मायने तय करता है। ये हमें आज भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विचार उत्तेजक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।